आज की कहानी है दोस्तों सहनशीलता। काम करते करते ही रुचि ने समय का अनुमान लगाया। सूरज सिर के ऊपर आ गया है। 12 तो बज ही रहे होंगे। रविवार का दिन बस कहने भर को छुट्टी का दिन होता है। उस दिन तो व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। नहाते धोते 1 बजना ही था, तभी उसे अपनी सास कमला और वंदना की जोर जोर से बात करने की आवाज़ें सुनाई दी। जरूर आज वंदना फिर से अपनी सास से लड़कर चली आई होगी। वंदना उसकी छोटी ननद है, जिसका ससुराल इसी शहर में है। जब भी उसकी अपने ससुराल वालों से किसी बात पर कहा सुनी होती है, हाथ में सूटकेस उठाए अपने मायके चली आती है। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली होने के कारण लड़कर आने पर भी उसके गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए उसे समझाने के बदले कमला बढ़ चढ़कर वंदना के ससुराल वालों में ढेरों सारे नुक्स निकालती और उन्हें कोसती रहती। फिर लड़ाई का दूसरा अध्याय शुरू हो जाता। वंदना के पति विनय को दूसरे दिन बुलाया जाता और छोटी छोटी बातों पर, जो हर घर में सामान्य रूप से घटित होती है, उनके लिए उनसे देर तक सवाल जवाब किया जाता। विनय के अपने घर का रहन सहन उसके आधुनिक ससुराल की अपेक्षा काफी साधारण था, इसलिए वह थोड़ा अपने ससुराल वालों से वैसे भी दबता था और चुपचाप सारी बातें सहकर वंदना को वापस अपने साथ ले जाता। जल्दी से स्नान कर रुचि रसोई की तरफ लपकी, तभी कमला जी की नज़र उस पर पड़ गई। रुचि को सुनाकर तेज आवाज में वो बोली, लो, महारानी के पूरे 3 घंटे का राजस्नान समाप्त हुआ। न जाने कौन से उपटन मले जा रहे थे कि घर में तूफान आ जाए, पर इन्हें होश ही नहीं रहता। हालांकि उसकी सास अच्छी तरह से जानती थी कि रविवार को हफ्ते भर का ढेर सारा जमा कपड़ा रुचि को धोना पड़ता था, फिर भी बेटी की भड़ास निकाल रही थी। वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए रुचि चावल बनाने के लिए पानी चढ़ा डब्बे से दाल निकालने लगी। तभी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े अमित की सख्त आवाज़ ने उसे सहमा दिया। सुबह से घर में बैठी ना जाने कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती हो कि कोई आए या जाए स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात है, तुम्हें तो मिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए, इससे तुम्हें क्या है? हर समय अपना ही सुख तलाशती रहती हो। 1 बजने जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले चावल ही चढ़ा दूं, क्योंकि अम्मा जी ठीक 1 बजे खाना खा लेती हैं। फिर इत्मीनान से वंदना से बातें करूंगी। रुचि के जवाब पर अमित के ताने शुरू हो गए। बहुत एहसान है आपका कि छुट्टी के दिन भी 1 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। घर में कुल जमा 4 जन ही हैं, जिसमें पीहू को अम्मा ही संभालती हैं। फिर भी दिखाओगी कि दिन भर काम ही करती रहती हो। अमित जैसे आया था वैसे ही बड़बड़ाते हुए चला गया। वह भी दाल चावल चूल्हे पर चढ़ा पीछे पीछे ड्राइनिंग रूम में आ गई, जहाँ सोफे पर वंदना बैठी आंसू बहा रही थी। वहीं बगल में उसकी सास बैठी वंदना के ससुराल वालों के बारे में जटी कटी कह रही थी। जैसे ही उसकी नज़र रुचि पर गई, एक कुटिलतापूर्ण मुस्कान उसके चेहरे पर लज्जित हो उठी। एक हमारे घर की बहू है, जो इस घर में बैठी हर वह सुख भोग रही है जिसकी कभी उसने अपने माता पिता के घर में कल्पना भी नहीं की होगी। और एक हमारे घर की बेटी है, जो न जाने किस जन्म का पाप भोग रही है। कितना भी अपने ससुराल वालों के लिए करे, उसका मुंह फूला ही रहता है। कितना दिया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में, बहू के परिवार वालों की तरह हाथ हिलाते नहीं भेज दिया था। फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती है। रुचि बात का रुख पलटने के लिए वंदना से बोली, चाय पियोगी? वैसे खाना भी तैयार हो ही चला है। अमित बीच में ही बोले, बहुत जल्दी चाय की याद आई। यह भी नहीं सोचा कि यह कोई चाय पीने का समय है। पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ, जाकर खाना लगाओ, कब से हम भूखे बैठे हैं। अमित की बातों से रुचि का सारा प्रेम, सारी सेवाएं और सारी विनम्रता धरी की धरी रह गई और वह उठकर फिर से रसोई में चली गई। इधर उसकी सास का रोना शुरू हो गया। हमारी तो किस्मत ही खोटी है, बहू मिली तो वह भी किसी ढंग की नहीं, दामाद मिला तो वह भी वैसा ही है, हमेशा अपनी माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है।
पति की खुदगर्जी और सास का अन्यायपूर्ण रवैया रुचि को डंग सा चुभ रहा था। फिर भी सारे तिरस्कार और धस्त को समेट वह सामान्य होने की कोशिश करती काम में जुट गई। हर बार की तरह फोन करके विनय को बुलाया गया, पर इस बार विनय ने आने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था वंदना स्वयं ही घर छोड़कर गई है तो स्वयं ही लौट कर आए। बहुत दबाव डालने पर भी वह किसी भी कीमत पर वंदना को लेने आने को तैयार नहीं हुआ। अमित ने सभी हथकंडे अपनाए, पुलिस की धमकियां भी देता रहा, लेकिन वंदना के पति और ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। रुचि अपनी सास और अमित को जिद छोड़ समझौता की सलाह देना चाहती थी, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके बोलने का घर वालों पर कोई असर नहीं होगा। उसकी सास ने उस घर में कभी उसके ससुर की तो चलने ही नहीं दी, फिर उसकी क्या बिसात थी। हर एक बात का फैसला कमला ही करती आई थी। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ज्यादा ही मतलबी और स्वार्थी हो गए थे। वंदना भी अपने ससुराल में माँ की तरह सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा अपनी सास, ननद और पति से उलझती रहती। छोटी छोटी बातों में फोन पर वह माँ से सलाह लेती और उनके निर्देशानुसार घर चलाने की कोशिश करती। वह जब कभी जरा सा भी बीमार हो जाती तुरंत माँ को फोन कर देती और उसकी माँ आनन फानन में पहुंचकर वंदना को अपने साथ घर ले आती। वंदना के व्यवहार और घर में माँ की दखल अंदाजी से वंदना का घर टूटने लगा था। सास और पत्नी की हरकतों से विनय पूरी तरह चीख जाता। अपनी सास की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह वंदना को समझाने की कोशिश करता तो वंदना अपना सूटकेस उठाए मायके पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी तरह समझौता हो ही जाता, लेकिन इस बार दोनों परिवार वालों ने अपनी अपनी बात मनवाने के लिए कटिबद्ध थे। यही कारण था कि बात तलाक तक पहुंच गई। घर में इस बात को लेकर हर समय तनाव की स्थिति बनी रहती। घर के लोगों का बढ़ता तनाव गुस्से के रूप में रुचि पर बरसता। अमित का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही विनम्र और रूखा हो गया था। हर छोटी बड़ी बात के लिए वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहरा प्रताड़ित करता। गुस्सैल तो वह पहले से ही था। बढ़ती परेशानी ने उसे निष्ठुर और अमानवीय भी बना दिया था। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाने पर अमित इतना क्रोधित हो गया कि रुचि को गुस्से के मारे इतने जोर से धक्का दिया कि वह सीधे दीवार से जा टकराई और उसकी सिर पर गहरी चोट लग गई। रुचि दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सिर पर लगी चोट से ज़्यादा मन पर लगा प्रहार उसे बेचैन कर रहा था। रोते रोते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। तभी अपने सिर के ऊपर उसे किसी ने हाथों का कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसकी नज़र सामने बैठी वंदना पर गई। न जाने कब से आकर बैठी थी, उसे आभास तक नहीं हुआ। वंदना धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। वंदना ने अपनी भाभी से बोला, एक बात पूछूं भाभी, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बिना सोचे समझे मैं भी आपको न जाने क्या क्या बोल दिया करती थी, पर अब सोचती हूँ इतना सब कुछ आप कैसे सहन कर लेती हैं? क्या आपको कभी गुस्सा होकर घर छोड़ने का मन नहीं होता? खुशी खुशी कोई नहीं चाहता इस तरह की तिरस्कृत जिंदगी जीना। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा मन भी खुशियों की तलाश में भटकने लगता है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़ जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं, पर क्या इतना आसान है सब कुछ? विरले को ही जिंदगी ऐसे अवसर देती है, वरना जिंदगी तो हर कदम पर ही एक चुनौती है। कहीं ना कहीं तो इस चुनौती को स्वीकार करना ही पड़ता है। तुम्हारे भैया क्रोधी स्वभाव के हैं। परेशानियां उन्हें कभी कभी विनम्र भी बना देती हैं। फिर भी जब इस तरह का क्रोधी, दबंग और सिर्फ अपना ही स्थापित करने वाला व्यक्ति पति के रूप में मिल जाए तो उसका एकमात्र उपाय उसे छोड़कर भाग जाना या अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना नहीं होता। मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थिति में जीवन की इस चुनौती को स्वीकार करना और परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करना ही सही रास्ता है। वैसे भी पुरुष होते ही
अहमवादी हैं। उनके दिल में स्वयं की अवधारणा इतनी व्यापक होती है कि पत्नी का स्वयं उसमें समा जाना ही अच्छी बात है। जहाँ तक तुम्हारे भैया का सवाल है, उनका विवेक भले ही कुछ समय के लिए खो जाता है, पर उनके अंदर की इंसानियत अभी भी जिंदा है। उन्हें अपने किए का एहसास रहता है। मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के बाद कई दिनों तक तो मुझसे नजर तक मिला नहीं पाते हैं। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी देखभाल भी करते हैं। उनके क्रोध को मैंने बहुत अच्छा साथ दिया है और मुझे पूरी विश्वास है कि उन्हें जल्दी अपनी गलतियों का एहसास दिला सही रास्ते पर ले आऊंगी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे मन की दृढ़ता कायम रहे। यह जरूरी नहीं कि हर जगह पति ही दोषी हो। आज का यह सबसे बड़ा सत्य है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती नारियों का स्वाभिमान अभिमान के हद को पार कर रहा है। यही अभिमान छिन्न भिन्न कर रहा है। उसकी सहनशीलता को छोटी छोटी बातों को सम्मान का विषय बनाकर घर टूटने लगा है। इस टूटते परिवार की सारी दुखों का पहाड़ बच्चों को ही झेलना पड़ता है, ताकि रिश्तों की भावना को दिल से महसूस कर वह उसे टूटने से बचा सके। विपरीत परिस्थितियों में नारी अपने अंदर छुपी आत्म सहन और सहनशीलता से अपने घर का तिनका तिनका जोड़कर उसे बिखरने से बचा लेती है। कौन नहीं चाहता कि उसे सुंदर समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, लेकिन जीवन में सब कुछ वही नहीं मिलता जैसा कि हम चाहते हैं। अगर अनचाहा मिले तो उसे अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करना ही समझदारी है, ना कि सब कुछ छोड़कर भाग जाने में। कहाँ कहाँ और किन किन कठिनाइयों से हम भागते रहेंगे। मेरी मानो तो वंदना, तुम अपने सारे मान अभिमान को भुला अपने ससुराल लौट जाओ। सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी और धीरज से ससुराल के लोगों के साथ संयम बैठना जीने की कोशिश करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। फिर भी अगर कभी अपने परिवार को समेटने में तुम्हारा धैर्य छूटने लगे तो अपनी भाभी को याद कर लेना उनके संघर्षों को, जो पिछले 5 वर्षों से वह तुम्हारे मायकों को अपनाने के लिए कर रही है। दूसरे ही दिन बिना किसी को कुछ बताए वंदना घर से गायब थी। घर के लोगों को लगा सुबह सुबह मंदिर गई है। देर होने पर सबको चिंता होने लगी। तभी वंदना का फोन आ गया कि वह अपने ससुराल चली आई है और यहाँ हर तरह से ठीक है। किसी को भी उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद वंदना अपने पति के साथ सबसे मिलने मायके आई। दोनों ही काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। आते ही बिना ने अपनी सास और अमित से माफ़ी मांगी और सीधे दोनों रुचि के कमरे में आ गए। कमरे में आते ही वंदना रुचि से लिपट गई। भाभी, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप नहीं होती तो जिंदगी में न जाने में कितने कष्ट झेलती, इसका मुझे खुद ही अंदाजा नहीं। खाने की टेबल पर वंदना अपनी माँ से बोली, माँ, आज से आप मेरी कोई चिंता नहीं करेंगी। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो भाभी की कीजिए। इस घर में भी सच्ची शांति आएगी। अगर आप लोगों का निष्ठुर व्यवहार सहते सहते कहीं भाभी टूट गई तो यह घर पूरी तरह उजड़ जाएगा। मेरी सास से तो आप आशा रखती हैं कि वह आपकी बेटी को अपनी बेटी समझे, आपकी बेटी के अधिकार को समझे, तो फिर इन्हीं सब बातों से आप भाभी को यूं वंचित रखती हैं। भैया से भी मैं यही चाहूँगी कि जितनी नसीहतें आप विनय को देते हैं, वैसे सारी ही सारी नसीहतें खुद की को भी याद करनी चाहिए। भाभी की सहनशीलता को आप लोग उनकी कमजोरी मत समझिए। रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन पर ही नहीं है। पत्नी एक बंधन मात्र नहीं होती, वो तो ईश्वर, समाज, कटिबंध और माता पिता के आशीर्वाद से पति और परिवार को जोड़कर रखने वाली सेतु है, जिसके मानसिक रूप से टूटते ही सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। थोड़ी देर के लिए खाने के टेबल पर निशब्द शांति छा गई, मानो सभी के अंदर विचारों का मंथन चल रहा हो। वंदना के ससुराल वाले जानते ही अमित रुचि को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। रुचि के बार बार मना करने पर वह मानने को तैयार नहीं था। तभी कमला बोली, अगर बहू को डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो उसे कहीं दूर जगह घुमा ला। मैं आज खाना खुद ही बनाऊंगी और हाँ, पीहू को भी मेरे पास ही रहेगी।
दोस्तों, स्टोरी यहीं तक थी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक भी करते रहिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।